लकी राधिका की यादों में ही उलझा हुआ था। वो उसकी डायरी पढ़कर और ज्यादा भावुक हो गया और जब उसने राधिका के बचपन की तस्वीर देखी तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है और लकी जब उस सीमा पर पहुंचा तो उसे याद आया कि वो यहाँ परिवार का काम करने के लिए आया था। साथ ही उसे राधिका के कातिल का भी पता लगाना था। ऐसे में उसने इन दोनों कामों को हाथ में लेकर अगले दिन अपने पैर ऑफिस की तरफ बढ़ा दिए। ऑफिस में सब लोग उसका ये नया अवतार देखकर हैरान हो गए थे। लकी ने आते ही काम देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो गर्वित और प्रीतम से मिलने के लिए फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में गया। वहां पर उसे कैस्पर की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी निकालनी थी। लकी जैसे ही वहां पहुंचा तो गर्वित और प्रीतम उसे देखकर काफी खुश हो गए। कैसा चल रहा है काम? लकी ने पूछा। अच्छा चल रहा है भाई, हमने 50% ऑर्डर पूरा कर दिया है और बचा हुआ ऑर्डर अगले एक हफ्ते में पूरा होकर डिस्पैच करने के लिए रेडी हो जाएगा, प्रीतम ने कहा। इतने में गर्वित वहां आया और अपने साथ कैस्पर की एक बोतल ले आया। लकी ने देखा कि वो नीले रंग की एक बोतल थी और उसके ऊपर सफेद और हरे रंग का पोस्टर बना हुआ था। लकी को बोतल काफी अच्छी लग रही थी। ठीक है, इसका सैंपल शालिनी को भिजवा देना और जो भी रिस्पॉन्स हो मुझे बताना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के हेड से कहो कि मुझे लंच के बाद ऑफिस में मिले। मुझे एक नई दवाई के ऊपर काम करना है, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। गर्वित और प्रीतम लकी का ये रूप देखकर हैरान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब लकी कभी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो जिस जोश के साथ ये काम कर रहा था वो देखते ही बनता था। गर्वित और प्रीतम भी उसी उत्साह के साथ में फिर से काम में जुट गए थे। कुछ देर बाद में लकी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के ऑफिस में चला गया और वहां जाकर कपड़े देखने लगा। जब से हमने शेयर्स खरीदे हैं उसके बाद से कितना प्रॉफिट बढ़ा है? लकी ने प्रतीक से पूछा। सर, डिमांड में बढ़ोतरी तो हुई है। हमने जिस रेट में उनसे शेयर्स खरीदे हैं मुझे लगता है कि 6 महीने में हम अपने शेयर को उस प्राइस पर लाकर खड़ा कर देंगे। इस बीच हमारा प्रॉफिट भी बनता चला जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो हमारा टर्नओवर अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की टॉप 5 लिस्ट में जरूर होगा। मुझे चाहिए कि मेरा हर डिपार्टमेंट लिस्ट में नंबर 1 हो प्रतीक जी। इस चीज को अचीव करने के लिए आपको मुझसे किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। लेकिन काम की रफ्तार और आप लोगों का जोश सुस्त नहीं होना चाहिए, लकी ने कहा और प्रतीक के कंधे पर हाथ रख दिया। प्रतीक भी उसका उत्साह देखकर अंदर से झूम उठा और फौरन काम में लग गया। देखिए, आप सभी लोग ये जानते हैं कि अग्रवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज कितने सालों से इस देश में काम कर रही है। हमने इन सालों में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने देखा है कि हमारी राइवल कंपनीज किसी भी तरह से हमारी पोजीशन हथियाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन आप लोगों को पता है अग्रवाल परिवार की खास बात है उसका भरोसा। लोग अग्रवाल ग्रुप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि हम कभी उनका नुकसान नहीं करेंगे और हमें भी उनके इस भरोसे का सम्मान करना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी होती है और हमें उस जिंदगी में लोगों को जितने मुस्कुराने के पल हो सके देने चाहिए। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कस्टमर हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हो तो उसे लगे कि वो अपना ही प्रोडक्ट यूज कर रहा है। हमें सामान बनाना है, खूब बनाना है, लेकिन भरोसे से, विश्वास के साथ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल से काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से काम कीजिए और अग्रवाल ग्रुप को उस मुकाम पर पहुंचा दीजिए जिस मुकाम पर कभी किसी ने कल्पना भी ना की हो। लकी ने एक मीटिंग में अपने डिपार्टमेंट्स के सारे सीईओ को संबोधित करते हुए कहा। लकी ने जानबूझकर ये मीटिंग रखी थी। वो जानता था कि उसके साथ जो हुआ था उसके बाद सब लोग उससे मिलना चाहते थे और वो कैसा महसूस कर रहा था वो देखना चाहते थे। लकी उन लोगों को ये बिल्कुल एहसास होने देना नहीं चाहता था कि राधिका के जाने से वो कमजोर हो गया था। वो अपना दुख सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहता था। इसलिए उसने इस मीटिंग में ऐसा जोरदार भाषण दिया कि सभी लोग तालियां बजाते रह गए और लकी उन तालियों के बीच सबके सामने हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। सभी को लकी पर भरोसा था और वो जान गए थे कि अब अग्रवाल परिवार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। शाम को जब लकी सारे कामों से फ्री हो गया और सब लोगों के घर जाने का टाइम हो गया तो वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने रुस्तम और वसीम को भी अपने पास बुला लिया और वो दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। रुस्तम जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि राधिका को मारने जो आदमी आया था वो राधिका को नहीं मुझे मारना चाहता था। हालांकि मैंने अपने बगीचे में सभी जगह तलाश करके देख लिया है, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। उस आदमी ने बहुत सफाई से इस काम को अंजाम दिया है, लकी ने उन दोनों से कहा। हमने भी पता करने की कोशिश की है सर। आपके घर से बाहर निकलने वाले रास्ते का हर सीसीटीवी फुटेज निकाला, लेकिन उस आदमी का आना और जाना किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ है। पता नहीं वो कहाँ चला गया, रुस्तम ने कहा। मुझे लगता है कि वो बीच में अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं गायब हुआ होगा
या फिर वो नदी के रास्ते कहीं निकल गया होगा, क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। वसीम ने कहा, तीनों लोग इस मंथन में लगे हुए थे कि आखिर सबूत इकट्ठा किया जाए तो कैसे किया जाए। वैसे सर, आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? रुस्तम ने पूछा। लकी ने उसकी तरफ गंभीर नजर से देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये काम प्रफुल्ल जी ने किया है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम उन्हीं का है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा शक उनके ऊपर ही जा रहा है। उस दिन कोर्ट में जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी तो राधिका मैडम ने उन्हें थप्पड़ मारा था। शायद उस बात का बदला लेने के लिए प्रफुल्ल ने ऐसा किया हो, रुस्तम ने कहा। वसीम भी रुस्तम की बात सुनकर लकी की तरफ देख रहा था। उसे भी यही महसूस हो रहा था कि ये काम प्रफुल्ल का ही था, लेकिन लकी के चेहरे पर संशय साफ नजर आ रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरा शक उसके ऊपर नहीं गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा, और उसके पीछे का कारण है। एक तो वो जेल में है, तो वैसे भी उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। दूसरी बात, वो इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि इतना छोटा कदम उठाकर अपना बदला पूरा करे। मैं प्रफुल्ल को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसे लोगों को सीधे मौत देने में मज़ा नहीं आता है। वो लोगों को जिंदा रखकर तड़पाना पसंद करता है। और फिर प्रफुल्ल ये काम इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि मुझे या राधिका को मार देने से वो जेल से बाहर नहीं आने वाला है, बल्कि उसकी सज़ा बढ़ने ही वाली है। ये भी हो सकता है कि ऐसा करने पर उसे फांसी की सज़ा हो जाती, और अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता तो मैं खुद उसे जेल में जिंदा नहीं छोड़ता। प्रफुल्ल चालाक आदमी है। वो राधिका को या मुझे मरवाने का जरिया हो सकता है, लेकिन खुद ये काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, लकी ने कहा। रुस्तम और वसीम को भी लकी की बात में दम तो लग रहा था, लेकिन लकी अपने कयास को इतनी आसानी से सच नहीं मान लेना चाहता था। इसलिए उसने कहा, एक काम करो, प्रफुल्ल के जितने भी खास आदमी हैं जो उसके लिए ये सब काम करते हो, उनके मुंह खुलवाने की कोशिश करो। ज़रा उन्हें पकड़ो। अगर उनमें से एक भी यहाँ नहीं होगा तो लाजमी है कि शक उसी के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर सभी यहीं हैं और मुझसे मिलने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं तो फिर प्रफुल्ल क्लीन चिट पर बाहर निकल जाएगा, लकी ने कहा। रुस्तम और वसीम ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके अलावा पूरे भारत के जितने भी शूटर्स हैं उन्हें पकड़ो, किसी को भी मत छोड़ो। जितने भी लोगों के नाम पर बंदूक का लाइसेंस इशू हुआ है उनसे पूछताछ करो। हो सकता है कि हमें इस तरह से वो आदमी मिल जाए, लकी ने कहा। रुस्तम और वसीम को यह तरीका ठीक लग रहा था और उन्होंने इस बात पर हाँ में सिर भी हिला दिया था। और रुस्तम जी, आप एक और लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें उन सभी लोगों के नाम होने चाहिए जिन्हें मेरी जान लेने से कोई फायदा हो सकता है, चाहे कोई भी हो। आप उसका नाम लिखने से मत चूकना, चाहे कोई भी हो। मैं खुद इस काम में ऑफिस के बाद आपकी मदद करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये काम किसका है, लकी ने कहा और अपनी कुर्सी से उठकर निकल गया। रुस्तम और वसीम भी उसके पीछे निकल गए। लकी जब पार्किंग में आया तो उसे शिवराज वहां नजर नहीं आए। उनकी गाड़ी निकलने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लकी को देखा तो गाड़ी रोक दी। जब से राधिका की मौत हुई थी तब से लेकर अब तक उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही बार मुलाकात हो पाई। शिवराज इस बात से अच्छे खासे नाराज थे कि पृथ्वीराज को लकी ने उनके घर में आने दिया था। वो जिस तरह से लकी और अग्रवाल परिवार को धमकी देकर गए थे वो शिवराज को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें यह भी लग रहा था कि लकी राधिका के गम से उभर नहीं पाएगा। लेकिन अब जब आज उन्होंने लकी के बारे में ऑफिस के अपने लोगों से सुना तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। उन्होंने गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर लकी के सामने खड़े हो गए। अच्छा किया जो तुम ऑफिस आ गए, काम में मन लगाओगे तो अच्छा लगेगा, शिवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी भी उनके सामने देखकर मुस्कुरा दिया। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, शिवराज ने कहा। नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है और तुम्हारा उस गेस्ट हाउस में रहना भी अब सेफ नहीं है। अब तुम वापस घर के अंदर आ जाओ। ये सब अब सोचने का क्या फायदा, और मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रख लूंगा, लकी ने बहुत ही उखड़े हुए अंदाज में कहा। राधिका के जाने के बाद से दोनों के बीच की बर्फ पिघली नहीं थी। लकी, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें पृथ्वीराज को घर में नहीं आने देना चाहिए था। वो आदमी ठीक नहीं है। जिस तरह से वो हमें धमकी देकर गया है वो मुझे बहुत बुरा लगा, शिवराज ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। वो उसके नाना थे, मैं उन्हें आने से रोकने वाला कौन होता हूँ? कोई नहीं। अगर उसकी जगह मैं राधिका के घर में मरा होता तो शायद आप भी वही करते जो उन्होंने किया था, लकी ने कहा। शिवराज ने गहरी सांस ली और फिर बात बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो, जाने दो। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने के अलावा जिंदगी में हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। तुम्हारी दादी के जाने के बाद मैंने तो यही सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी यही सलाह काम आएगी। खूब दिल लगाकर काम करना और हो सके तो पुलिस का काम पुलिस को ही करने देना। शिवराज ने इशारों ही इशारों में लकी को राधिका की मौत के मामले में हाथ डालने से मना कर दिया। लकी चुपचाप सिर नीचे करके उनकी बात सुनता रहा। शिवराज ने बड़े प्यार से उसके माथे में हाथ फेरा और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए।
लकी ने भी उन्हें जाते हुए देखा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। कुछ देर के बाद ही वो अपने गेस्ट हाउस पर आ गया था। आज इतने दिन के बाद वो घर से बाहर निकला था और घर आते हुए रह रहकर उसे ये बात खाई जा रही थी कि आज दरवाजा खोलने के लिए कोई भी नहीं था। लकी को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन घर आने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। ऐसे में वक्त काटने के लिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसके घर वाले उसे घर बुलाकर थक गए थे, लेकिन वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। घर पहुंचकर जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और वो अंदर जाने लगा तो जाते हुए उसे गाड़ी के वाइपर में एक बाल उलझा हुआ देखा। सुबह लकी का उस बाल पर ध्यान नहीं गया था, लेकिन शाम की रोशनी में वो चमक रहा था। ऐसे में लकी ने उसे वाइपर से निकाला और ध्यान से देखने लगा। वो बाल उसे राधिका का ही नजर आ रहा था। ऐसे में उसने उसे अंदर आकर राधिका की डायरी में रख लिया। इसके बाद उसने अपने बैग में रखी शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। वो शराब पीते हुए राधिका की बचपन की वो तस्वीर देखता जा रहा था। तभी अचानक अभिलाषा को उसे फोन आया। बेटा, मैं खाने के लिए तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आजा, और अगर तू नहीं आएगा ना तो मैं आ जाऊं, बोल, अभिलाषा ने कहा। लकी ये फोन सुनकर हैरान हो गया। क्या वो ऐसी हालत में अपनी माँ के घर खाना खाने के लिए जा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।